नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप पे हुए अटैक के बारे में। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कैसे वेस्टर्न मीडिया की हिपोक्रेसी इन सारे केसेस को रिपोर्ट करते टाइम दिखती है, चाहे वो यूएस में हो चाहे वो इंडिया में हो। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो आज सुबह की खबरों में आज आपने देखा ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब पेनिसिल्वेनिया में एक इलेक्शन रैली में स्पीच दे रहे थे तब उन पे 5 गोलियां फायर होती है। एक गोली उनको छूकर निकल जाती है। कहा जा रहा है कि ये गोली उनके कान को छूकर निकल गई और शायद थोड़ा भी 1 इंच 2 इंच इधर उधर होती तो गोली सीधे उनके सर के आर पार निकल जाती। FBI ने यह भी बताया है कि उन्होंने शूटर को ऑन द स्पॉट न्यूट्रलाइज कर दिया था, जिसका नाम कुछ थॉमस क्रुक बताया जा रहा है। उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये सिचुएशन अराइज हुई, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करने पड़ रहे हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे इन रिपोर्टिंग्स को बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट करती है कंपेयर टू व्हेन वो इंडिया को कंपेयर करते हैं, इंडिया को कवर करते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फ़िलहाल अमेरिका की सरकार के हेड जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं। इंडिया के भाषा में बताया जाए तो ये यहाँ के इंडी अलायंस के इक्विवेलेंट है और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के बीजेपी या फिर एनडीए के इक्विवेलेंट है। पिछले इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से बहुत ही थिन मार्जिन से हारे थे। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ही प्रेसिडेंट थे। हालांकि उनका टेन्योर बहुत कंट्रोवर्सीज के में रहा, चाहे वो उनका फॉरेन पॉलिसी हो, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हो, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे। बट वो अमेरिका में बहुत ही एक पॉपुलर लीडर हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2017 में यूएस के राष्ट्रपति बने थे। 2021 के राष्ट्रपति इलेक्शंस में वो हार गए और जो बाइडेन तब से यूएस के राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि जो बाइडेन के हेल्थ को लेके बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी वीक रहा है और कंट्रोवर्शियल रहा है। देखा जाए तो इन कुछ कारणों की वजह से, और भी कारण है, वो दूसरे वीडियो का सब्जेक्ट है। कई कारणों की वजह से फ़िलहाल ऑपोजिशन में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यूनाइटेड स्टेट्स में अभी ऑपोजिशन एज अ ऑपोजिशन लीडर सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और जिसकी वजह से ये जो बाइडेन की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि एक तरीके से वो पॉसिबली इस साल के इलेक्शंस में जो बाइडेन को हराते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये कहना अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी, बट अगर हम मौजूदा आंकड़ों को देखें, मौजूदा फैक्ट्स को देखें और मौजूदा डिबेट्स को देखें जहां पे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले राउंड ऑफ डिबेट को बहुत आसानी से जीत लिया और सारे ओपिनियन पोल्स डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में हैं। जब हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉपुलैरिटी था वो अनपैरेलल्ड था। बहुत टाइम से ही उनका पॉपुलैरिटी ऐसा था कि सत्ता में बैठे लोग ये कह सकते थे कि उनका सरकार में आना नेक्स्ट इलेक्शंस में इजी नहीं होगा, आसान नहीं होगा। ऐसे में बहुत हथकंडे अपनाए गए अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक नेशन में कि कैसे इस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को वीक किया जाए। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, करीबन 35 चार्जेस लगाए गए, उनको कोर्ट केसेस में फंसाया गया। बहुत सारे केसेस सही भी होंगे, हम डिटेल्स पे नहीं जा सकते क्योंकि वो अगेन एक दूसरा टॉपिक है। बट उनके साथ कुछ ऐसा ही किया गया जैसा हमारे देश में कई अपोजिशन लीडर्स के साथ किया गया था इस इलेक्शन से पहले। लेकिन अगर हम देखेंगे कि वहाँ की प्रेस ने कैसे इन दोनों इश्यूज़ को हैंडल किया, तो ये बहुत ही डिफरेंट है और एक तरीके से दोनों के केस में बहुत ही हिपोक्रिटिकल है। तो अगर हम जितने ये इंस्टीट्यूशंस है, जैसे जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी इंडेक्स पब्लिश करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश करते हैं, कोई भी वेस्टर्न अखबार है जो इंडिया को बहुत क्लोजली कवर करता है, स्पेशली ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ वेरियस डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स, तो आप देखेंगे कि समहाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिस्पाइट assassination attempts on their key opposition leaders इन किसी भी इंडेक्स में पुअरली परफॉर्म नहीं करेगा, ना आज तक किया है ना कभी करेगा। बट इन केस ऑफ इंडिया, डिस्पाइट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इन सभी चीज़ों के बावजूद इंडिया को बहुत ही नेगेटिवली कवर किया जाता है।
प्रेस फ्रीडम हो, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, इन सब में हमको बहुत ही नेगेटिवली रेट किया जाता है। ऐसा शायद क्यों है ये हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम वेस्टर्न मीडिया में कहीं भी ये नहीं पाएंगे कि वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यूएस में डेमोक्रेसी खतरे में है, यहाँ पे तानाशाही आ गई है, या यहाँ पे अब धीरे धीरे एक डेमोक्रेसी से एक तरीके की ऑटोक्रेसी में हम तब्दील हो जाएंगे। कोई भी वेस्टर्न मीडिया यूएस को लेकर इस तरीके की टीका टिप्पणी नहीं करता है, हालांकि ये सारी टीका टिप्पणी सिर्फ इंडिया के लिए ही रिजर्व्ड है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों वेस्टर्न मीडिया इस तरीके से इंडिया को या फिर कोई भी साउथ ईस्ट एशियन या साउथ एशियन या अफ्रीकन कंट्री या साउथ अमेरिकन कंट्री को ऐसे क्यों ट्रीट करती है। बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी दी जाती है। इनफैक्ट चाइना को भी इस तरीके की पब्लिसिटी दी जाती है इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। हर साउथ ईस्ट एशियन या साउथ एशियन कंट्रीज़ या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो कि यूएस से एक इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन रखता है और नॉट एग्जैक्टली एक वेसल स्टेट की तरह नहीं बिहेव करता है, हर उस कंट्री को एक तरीके से वहाँ की मीडिया या वहाँ की सरकार एक नेगेटिव वे में दुनिया को पोर्ट्रे करती है। तो अब हम समझेंगे कि क्यों वेस्टर्न मीडिया साउथ ईस्ट एशियन या साउथ एशियन या ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ के साथ इस तरीके से बिहेव करती हैं। इसके अब पहला एस्पेक्ट ये है कि एक कॉलोनियल माइंडसेट है जो अमेरिका है, जो यूनाइटेड किंगडम है, इन्होंने सिंस वर्ल्ड वॉर II और यूनाइटेड किंगडम को मिला ले तो 1800 AD से वर्ल्ड की बहुत कंट्रीज़ पे राज किया है। तो ऐसे में वेस्टर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़ में एक ऐसा फीलिंग है कि हम सबसे बड़े हैं और बाकी देशों को वो करना पड़ेगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि बाकी देशों में जो कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ है ये शायद हमसे इन्फीरियर है, शायद इनमें हम जैसा दिमाग नहीं है, शायद इनमें हम जैसी सोचने समझने की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। ये फीलिंग उनमें शायद इसलिए भी आई होगी क्योंकि उनको लगता है कि वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो ज़्यादा रिच है, उनके पास ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। हालांकि वो शायद ये भूल जाते हैं कि ये डेवलपमेंट, ये प्रॉस्पेरिटी जो हिस्टोरिकली इन्होंने बनाई है 200-300 साल के अंतराल में, वो इन ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करके ही बनाया गया है। केस इन पॉइंट यूनाइटेड किंगडम का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया के एक्सप्लॉइटेशन से आया है जब ब्रिटिश राज यहाँ पर था। सेम गोज़ फॉर मेनी यूरोपियन कंट्रीज हु हैव एक्सप्लॉइटेड द अफ्रीकन नेशंस, and same goes for post World War II America, which has exploited n number of Middle Eastern countries by invading them, by exploiting their natural resources. Second point है, इन कंट्रीज़ में एक ऐसी फीलिंग है कि ये कल्चरली सुपीरियर है, इनका कल्चर बहुत सुपीरियर है बाकी कंट्रीज़ के कल्चर से। अगर हम सीधे बात करें तो इनका मानना है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर का कल्चर ईस्टर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा सुपीरियर है। तो कैसे ये इम्पैक्ट करता है इस चीज़ को? ये जो फीलिंग वाले लोग हैं जिनमें इस तरीके की फीलिंग है, ये अमेरिका, ये यूके, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर के की इंस्टीट्यूशंस में अब ऐसे पोस्ट पे बैठे हैं जहाँ पे ये बहुत बड़े डिसीजंस लेते हैं, और जब ये डिसीजंस ये लोग लेते हैं तो ये पूरा इफ़ेक्ट उनके काम में दिखता है। तो एक तरीके की चीज़ है जो दिखती है इनकी रिपोर्टिंग में, जो कल्चरल सुपीरियरिटी है। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है ऑपरेशनल पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जो ये वेस्टर्न प्रेस है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है वेस्टर्न डीप स्टेट का किसी भी रीजन में रेजिम चेंजेस लाने का। आप समझते होंगे कि किसी भी देश में उस देश का जनरल नैरेटिव क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए। एंड इन मैनी कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ दीज इंटरनेशनल आउटलेट्स, ये जो इंटरनेशनल मीडिया के आउटलेट्स है, इनको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखा जाता है, क्योंकि अगेन दिस वर्क्स इन अ वे कि ग्लोबल साउथ जहाँ पे अभी भी प्रॉस्पेरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को अभी भी बहुत हाई रिगार्ड में देखा जाता है। इसमें कल्चरल इन्फीरियरिटी का भी पार्ट है। वहाँ की पॉलिटिकल डिस्कोर्स को मैनिपुलेट करने में
और वहाँ की पॉलिटिकल डिस्कोर्स के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल बिकॉज ऑफ परसीव्ड क्रेडिबिलिटी। इन वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स के पास बहुत अच्छी खासी पावर होती है उस कंट्री के ओवरऑल पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करने के। तो अब सवाल उठता है कि क्यों किसी कंट्री के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को ये लोग चेंज करना चाहेंगे। उसका जवाब है ग्लोबल साउथ के पास हो सकता है इतनी प्रॉस्पेरिटी ना हो, लेकिन ग्लोबल साउथ के पास एक चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो है नेचुरल रिसोर्सेज की और चीप मैन पावर की। तो अगर इन कंट्रीज़ में समहाउ अमेरिका अपने इंटरेस्ट या फेवर की सरकार बिठा सकती है, तो अमेरिका जिसके पास की नेचुरल रिसोर्स की अपने खुद के कंट्री के अंदर कमी है और एक स्किल्ड और चीप मैन पावर की अपनी कंट्री के अंदर कमी है, वो इन कंट्रीज से वो पूरा करवा सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि अमेरिका इन कंट्रीज़ में अपने फेवर की सरकारें बिठाए, और अगर सरकारें ऑलरेडी फेवरेबल नहीं हैं तो उनको हटाने के लिए उस कंट्री के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को, डिस्कोर्स को, उस कंट्री के ओवरऑल नैरेटिव को मैनिपुलेट ऐसे किया जाए कि वहाँ की एग्जिस्टिंग सरकार जो अगर यूएस के लिए फेवरेबल नहीं है उसे हटाया जा सके। इसलिए हम देखते हैं चाहे यूएस मीडिया की कवरेज इंडिया को लेकर हो, चाहे चाइना को लेकर हो, चाहे फिलीपींस, वियतनाम या फिर बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, इनको लेकर ऑलवेज नेगेटिव रही है। और इनको निशाना बनाने का सबसे तगड़ा तरीका मोस्ट केसेस में डेमोक्रेसी से रिलेटेड पैरामीटर्स, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड पैरामीटर्स ही रहा है। और इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में वेस्टर्न मीडिया ही सबसे ज़्यादा आगे रही है। हालांकि वो मीडिया अपने देश में हो रहे ह्यूमन राइट पे कभी बात नहीं करती है, जो रेगुलर गन वायलेंसेस होती है उस पर कभी बात नहीं करती है, वहाँ के ब्लैक्स पे जिस तरीके की वायलेंसेस होती है उस पर कोई बात नहीं होती है, तो वो कभी इस पे डिस्कशन नहीं करते हैं। ऑल डिस्कशंस आर फोकस्ड ऑन ग्लोबल साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अदर्स। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स टारगेट फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू।